पिछले एपिसोड में वो जगह कोलैप्स होने लगी थी, जिसके बाद रेड बटरफ्लाई ने वहां से भागने के लिए कोशिश किया था, लेकिन तभी वांग लिन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वही हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगती है। फिर वो वांग लिन पर गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्योंकि इसके लिए जुकू किंगडम तुम्हारे हजारों टुकड़े कर देगा। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांग लिन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर रेड बटरफ्लाई से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में फाइट नहीं करना चाहती। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, जहां रेड बटरफ्लाई भी इसका अटैक को रोकने लगती है, जहां वो कहने लगती है कि इस ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट में रिटर्न पकौड़ा भी काम नहीं करेगा, इसीलिए अगर मैंने यहाँ से भागने के लिए भी कोशिश किया तो मैं केवल सेकंड लेयर तक जा सकती हूँ। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वो वांग लिन के अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और यहाँ तक कि उसका वेपन भी उसमें डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर वो कहने लगती है कि तुम तो अभी केवल ट्रांसफॉर्मेशन का अर्ली स्टेज में हो और इसीलिए तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसे पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गई थी और फिर कहती है कि ये तो टाइम का आर्टिस्टिक कंसेप्शन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से यहाँ से भागने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो असल में इस समय बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई थी, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए वांग लिन अपने इस पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो फिर से अपने ड्रैगन पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वही रेड बटरफ्लाई भी कहने लगती है कि मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और फिर हम देखते हैं कि वो अपने ब्रेसलेट का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। तब इसे देख जुई भी कहने लगता है कि ये ट्रेजर तो जुगू किंगडम में वापस आ सकता है और इसीलिए हैरानी की कोई बात नहीं है कि ये लड़की यहाँ पर फियरलेस है। वहीं हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई वांग लिन के ऊपर काफी गुस्सा हो गई होती है और कहने लगती है कि आज तुमने मेरे लेवल को लो करने के लिए फोर्स कर दिया, जिसकी वजह से मुझे अपने युवान काई ताई ब्रेसलेट को ओपन करना पड़ा। फिर वो कहने लगती है कि कल तुम्हें इसके लिए 1000 गुना करके रिपे करना होगा और हम जुकू स्टार में फिर से जरूर मिलेंगे। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और वो इसे कोई पंख दिखाते हुए पूछता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई इस बात से काफी हैरान हो जाती है और फिर कहती है कि ये तो सीनियर सिस्टर का फैन है। तभी इससे देख चीहू कहता है कि रेड बटरफ्लाई का आर्टिस्टिक कंसेप्शन तो कमजोर हो गया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग लिन अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसमें रेड बटरफ्लाई का एक हाथ कट गया था और फिर वो अपने पाम टेक्निक का यूज करके अटैक करते हुए कहता है कि आज तुम्हें यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और रेड बटरफ्लाई यहाँ से भाग जाती है। तब इस पर वांग लिन कहता है कि भले मैं उस लड़की को नहीं मार सका, लेकिन उसके बाद भी उसका हाथ यहाँ पर है, जिसका यूज करके मैं उसे बहुत सारे तरीकों से कर्ज कर सकता हूँ, जो कि उसके कल्टीवेशन को जरूरी ट्रांसफॉर्मेशन में रोक देगी। वहीं हम देखते हैं कि चीहू यहाँ से निकलने के लिए एंट्रेंस की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी वो एंट्रेंस टूट जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने रिटर्न पगोड़ा का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट में होने की वजह से ये चीज भी काम नहीं करती। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और फिर परेशान होता है कि क्या यहाँ से निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर आ गया था, जिसके बाद वे यहाँ से दूसरी तरफ जाने लगते हैं और वांग लिन उसे कहता है कि अब इस समय सेकेंड लेयर में जा पाना इम्पॉसिबल है। अब इसलिए वो इसे कहता है कि अगर हम किसी उम्मीद के किरण को खोजना चाहते हैं तो फिर हम इसके लिए केवल फोर्थ लेयर में ही जा सकते हैं और वैसे भी केवल हम दोनों यहाँ पर लो कल्टीवेशन लेवल वाले हैं, जिसके वजह से हमें एक साथ मिल जाना चाहिए। तब इसके ऐसी बात सुनकर चीहू से कहता है कि अगर तुम फोर्थ लेयर में जाने के लिए बात कर रहे हो तो क्या तुम्हें फोर्थ लेयर वाले एंट्रेंस के बारे में पता है। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन इसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, क्योंकि जब जुई और सुनताई आपस में फाइट कर रहे थे तब उसी समय वांग लिन ने फोर्थ लेयर वाले एंट्रेंस को देखा था। तब इसके बारे में जानकर चीहू से कहता है कि तुम तो इसके लिए पहले से ही तैयार थे। तभी वांग लिन कहने लगता है कि अगर 6th लेयर में केवल एक धागा भी चला गया तब इसके वजह से पूरी बॉडी अफेक्ट हो सकती है, इसीलिए उसे पता है कि वे केवल टेम्परेरी रूप से फोर्थ लेयर में छुप सकते हैं, जबकि ये कोलैप्स तो होकर ही रहेगा। फिर वो कहता है कि अगर हम यहाँ से बचकर निकलना चाहते हैं तो फिर इसके लिए चीहू का स्टार कंपास ही काम आ सकता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे फोर्थ लेयर में आ जाते हैं, जहाँ के नजारे को देखते ही चीहू पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि ये पूरी जगह तो असल में सेलेस्टियल जेट से बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ नीचे आ जाते हैं और वांग लिन कहता है कि इस जगह का ओनर बहुत ही जनरस है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सुनताई भी भागते हुए यहाँ पर आ जाता है, जहाँ की जुई अभी भी इसका पीछा कर रहा था। अब इसीलिए सुनताई उससे कहता है कि मैंने तो उस लड़की को तुम्हें वापस कर दिया, लेकिन इसके बाद भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन हम देखते हैं कि जुई इस पर कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद सुनताई उसे कहता है कि तुमने पहले से अपने प्रीमोडियल सोल को
बर्न कर दिया है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि जुई को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनताई इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर जुई उससे कहने लगता है कि तुमने टिंगर को ऑफेंड किया है और इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके माइंड में कुछ होने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो टिंगर के पास में गया था तब टिंगर के बॉडी में से कोई पावर इसके माइंड में चली गई थी। लेकिन वही हम देखते हैं कि जुई को अभी भी इस बात से कोई मतलब नहीं होता और वो टिंगर से कहता है कि मैं इसे मारने के बाद तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से सुनताई पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुनताई भी अपने स्किल का यूज करके इसे रोकना चाहता था, लेकिन इसके बाद भी वो इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। फिर वो जुई से कहने लगता है कि तुमने अपने प्रीमोडियल स्पिरिट को बंद कर दिया है, जिसका वजह से मुझे और कुछ देर के लिए तुम्हें रोकने की जरूरत है, जिसके बाद तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जुई के माइंड में फिर से कुछ होने लगता है, जिसके बाद वो टिंगर से कहता है कि मुझे कुछ होने लगा और मुझे कुछ मेमोरी के बारे में याद आने लगा। तभी इस बीच वांगलिन देखता है कि उसका ऑरा कमजोर होने लगा है, जिसका वजह से उसे ऐसा लगता है कि अब वो ज्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं कर पाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि जुई ने फिर से अपने पावर का यूज करके सुनताई पर अटैक कर दिया था। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जुई की बॉडी भी चलने लगती है, जिससे देख सुनताई कहने लगता है कि मैं इसमें जीत गया और मुझे याद है कि तुम 5 एलिमेंट सेक्ट के जीनियस थे, लेकिन तुमने तो केवल एक लड़की के डेड बॉडी के लिए अपने आप को फायर में डाल दिया। तभी जुई कहता है कि मैंने अपने पूरा लाइफ बिना सक्सेस के इससे परसू किया है, जिसका वजह से आखिरकार मुझे अपने लाइफ के एंड में इसके बारे में पता चला और मैं अपने प्रीमोडियल स्पिरिट को बर्न करके इसके बारे में समझ पाया हूँ। तभी हम देखते हैं कि जुई अपने प्रेशर का भी यूज करने लगता है, जिसका वजह से सुनताई अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वही वांगलिन समझ गया था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है और यहाँ पर कुछ आ रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ये पूरी जगह टूटने लगती है, जिसके बाद वांगलिन और चिहू भी अपने आप को बचाने के लिए अपने पावर का यूज करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके ऊपर भी वो प्रेशर क्रिएट हो गई थी, जिसका वजह से वांगलिन हैरान होता है कि आखिरकार ये कैसी पावर है। तभी जुई कहने लगता है ऐसा लगता है कि ये डाउ है, क्योंकि मेरे मास्टर ने एक बार कहा था कि जो डाउ को समझ जाते हैं और ऐसा लगता है कि यही इसका मीनिंग है। तभी हम देखते हैं कि कोई क्रिस्टल इसके बॉडी पर आती है, जिसके वजह से इसकी पूरी बॉडी फिर से सही हो गई थी। मगर वही अब सुनताई को समझ में आ गया था कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन वही जुई टिंगर से कहता है कि मुझे इसके बारे में सब कुछ याद आ गया, जहाँ हमें पता चलता है कि वो बचपन से ही जीनियस था और वो 1000 साल पहले 5 एलिमेंट सेक्ट का डिसाइपल बना और सभी को उम्मीद था कि वो सेक्ट के लिए ग्लोरी लेकर आएगा। फिर हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के दिन उसका मास्टर ने उसे रेन पकौड़ा दिया था ताकि वो इमोर्टल रियल में जाकर अपने फॉर्चून को खोज सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पर जुई का सामना टिंगर से हुआ था और उसे लगा कि उसकी ऑब्सेशन उसे उसके साथ में प्यार से आई है, लेकिन अब आज उसे समझ में आया है कि उसने इसके लिए उसे फोर्स किया था ताकि वो इसके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इमोर्टल जेट को खोज सके। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने अपने सेक्ट के इमोर्टल जेट को चुराया था, जिसका वजह से उसका मास्टर इसके ऊपर गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे सेक्ट से निकाल दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुई अपने मास्टर को मरने से पहले उनको देखने के लिए भी नहीं गया था, इसीलिए वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होता है और कहता है कि मैं अपने मास्टर के ग्रेस को कभी भी रिपेयर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसने चुपके से तीनों कैलेमिटी से अपने सेक्टर को बचाया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो शांति के तलाश में वो इस हर जगह पर अपने साथ लेकर जाने लगा। फिर वो कहने लगता है लेकिन इसके लिए सभी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और मैं एक समय का जीनियस होने से सभी की आंखों में एक जोक बनकर रह गया। फिर वो कहने लगता है कि डाउ का मेरा हार्ट तुम हो, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को निराश कर दिया है, लेकिन केवल एक तुम हो जिसे कि मैं निराश नहीं करना चाहता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होता है और कहता है कि अगर मुझे इसके लिए मरना भी पड़े तो भी मैं इसके लिए रेडी हूँ। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर इनकारनेशन का कोई चांस हुआ तो फिर मैं उस लाइफ में तुमसे मिलना चाहूंगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो चीहू को अपने प्रेशर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि मेरे मर जाने के बाद तुम मेरे वाइफ का ख्याल रखना और क्या तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही चीहू की हालत काफी खराब हो जाती है और फिर वो सोचने लगता है कि जो वर्मिलियन ब्लड स्टार के ऊपर काफी नोटोरियस है और अगर इस फीमेल बॉडी के बारे में भी बात किया जाए तो मुझे लगता है कि ये उतनी सिंपल नहीं है। अब इसीलिए उसे डर है कि अगर वो कहीं भी इसे अपने साथ लेकर गया तब इसके वजह से उसे क्लैन लीडर का पोजीशन मिलने के लिए कोई चांस नहीं होगा। लेकिन उससे ये भी डर होता है कि अगर उसने जुई को गुस्सा दिलाया तब ये चीज भी उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगी। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी जुई कहने लगता है मुझे पता है कि तुम ट्रोल क्लैन के यंग क्लैन लीडर हो, जिसके वजह से तुम्हें इसके बारे में चिंता है और इसीलिए तुम मुझे फॉलो करने से डर रहे हो। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो खुद इसके लिए उसे मना कर देता है और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने
वांगलिन को सामने ला लिया था। इसके बाद वो वांगलिन से पूछता है कि क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करना चाहोगे, क्योंकि इसके बॉडी को मेंटेन करने के लिए हर 1000 साल में 1000 सेलेस्टियल जेट की जरूरत होती है, लेकिन इसके बाद भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इसके लिए मेरी हेल्प करोगे। तब इस पर वांगलिन सीधे बोल देता है कि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इतने सेलेस्टियल जेट को पा सकता हूँ। तब इस पर जुई उससे कहता है कि ये तो 1000 सालों की प्रॉमिस है और इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इसके लिए कुछ भी नहीं दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से यहाँ की सारी चीजें टूटने लगती हैं। और फिर हम देखते हैं कि इसके पास में सेलेस्टियल एनर्जी इकट्ठा होने लगी थी, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि असल में उसकी टावर है और फिर इसने टिंगर के बॉडी को उसमें भेज दिया था। जिसके बाद वो वांगलिन से बताता है कि इस टावर पर मेरे टाइम का आर्टिस्टिक कंसेप्शन है, इसीलिए अगर तुम 100 माइल के दायरे में टॉप के लिए फाइट नहीं करते हो तब इसके वजह से कोई भी इसके लिए अप्रोच नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपने तरफ से फर्स्ट गिफ्ट देता है, जो कि असल में ट्राइपॉड क्रिस्टल होता है, लेकिन ये चीज अभी इसके लिए किसी काम की नहीं थी। और फिर वो कहता है कि अगर तुम किसी दिन पिनेकल में पहुंचना चाहते हो तब ये चीज उसमें तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। तब इसे देख सुनताई कहने लगता है कि ये क्रिस्टल ऐसा मोंग के द्वारा क्रिएट किया गया था जिसने कि हेवन के तरीकों को रियलाइज कर लिया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और कहता है कि तुमने ऐसी चीज किसी अनजान को कैसे दे दी, और ये चीज अगर मेरे पास में होता तो मैंने अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव कर लिया होता। वहीं उधर हम देखते हैं कि चीहू भी इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है और कहता है कि ये तो अभी इसके तरफ से फर्स्ट गिफ्ट है जो कि पहले से इतना ज्यादा कीमती है, और क्या वो इसे और भी ज्यादा गिफ्ट देने वाला है। तभी जूई कहने लगता है कि मैं सेकंड गिफ्ट के रूप में तुम्हें सुनताई को देना चाहता हूँ, जो कि असल में कॉर्प्स इंसेक्ट का ग्रैंड एल्डर है। और फिर वो सुनताई से कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए 1000 सालों तक वांगलिन का सर्वेंट बनकर रहना होगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तब इस पर सुनताई उससे कहता है कि मेरे पास में तो खुद 1000 से कम की लाइफ बची हुई है और इसीलिए मैं 1000 साल के लिए प्रॉमिस कैसे कर दूं। तब इस पर जूई उससे कहता है कि मैं इसके लिए कोई तरीका खोज लूंगा, लेकिन अगर तुम अपने मौत के तलाश में हो तो फिर मैं तुम्हें इसे बहुत ही आसानी से दे सकता हूँ और मैं अपने पावर का यूज करके तुम्हें कमजोर पपेट में बदल दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सुनताई की हालत काफी खराब हो जाती है और अब इसीलिए वो तुरंत इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूई इसका स्लेव मार्क वांगलिन को दे देता है, जिसे देख वांगलिन कहता है कि ये स्लेव मार्क बहुत ही चालाक है और वैसे तो अभी इस समय मैं केवल इसके बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन वही हम देखते हैं कि सुनताई ना चाहते हुए वांगलिन को अपना मास्टर मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो इसे सर्व करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देख चीहू सोचने लगता है कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर के सर्वेंट के रूप में वर्मिलियन बर्ड स्टार के अलावा मैं तो केवल साइडवेज में वॉक करने के लिए रहूंगा। लेकिन वही हम देखते हैं कि जूई अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने मास्टर के बारे में सोचकर उदास होता है और कहता है कि मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन अगर मुझे अगले लाइफ का चांस मिला तो फिर मैं आपको रिपे जरूर करूंगा। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि टावर के अंदर कुछ होने लगता है और फिर टिंगर बाहर आते हुए कहती है कि तुम नहीं मरोगे। जिसके बाद इसे देख वे तीनों भी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं, जबकि वही हम देखते हैं कि टिंगर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और वही जूई भी इसे जिंदा देख काफी खुश था। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टिंगर फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से वो रेन स्वॉर्ड को समन करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी पावर काफी खतरनाक होती है, जो कि अब रेन स्वॉर्ड को बाहर निकालने के लिए रेडी हो गई थी। मगर वहीं हम देखते हैं कि चीहू इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि यह असल में है कौन। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एक जायंट स्वॉर्ड बाहर आने लगती है, जिसे देखते ही वांगलिन पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यह तो असल में इमोर्टल स्वॉर्ड है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इमोर्टल स्वॉर्ड टिंगर के पास में चली जाती है और फिर वो जूई से कहती है कि तुमने मुझे 2000 सालों तक प्रोटेक्ट किया, जिसका वजह से अब तुम्हारे पास में इसके लिए मेरिट है और मैं आज तुम्हें इमोर्टल स्वॉर्ड के सोल के रूप में अपॉइंट करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने जूई को इमोर्टल स्वॉर्ड में डाल दिया था और फिर कहती है कि हजारों सालों तक नरिश होने के बाद तुम इमोर्टल लॉर्ड में रैंक होगे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।